Till now, we have discussed the various aspects of the Hindu Succession Act 1956, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट आर द अमेंडमेंट्स मेड इन सेक्शन 6, ये सेक्शन 6 में क्या क्या अमेंडमेंट्स थी और उस अमेंडमेंट के बाद डॉटर्स के राइट में क्या चेंज आया, उनको कोपार्शनर बना दिया गया, ठीक है। और उस कोपार्शनर बनाने से क्या इफेक्ट पड़ा आपका उनके राइट्स रिलेटेड टू द जो उनकी पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है, जो उसको बोलते हैं ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 13 तक 12 तक रिलेटेड टू द मेल सक्सेशन, कि अगर किसी मेल की डेथ हो जाती है और वो डेथ जो है आपकी कैसी है, इंटरस्टेट उसकी सक्सेशन ओपन होती है, तो उसमें किस किस के जो है कौन कौन से उसके लीगल हायर्स आएंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्लास लीगल हायर आते हैं, सेकंड क्लास आते हैं, उसके बाद आपका एग्नेट्स आते हैं, उसके बाद आपके कॉग्नेट आते हैं। अगर कॉग्नेट में ना मिले तो फिर आपकी प्रॉपर्टी उसकी चीट हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट के नाम पे चली जाती है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया द सक्सेशन ऑफ द हिंदू फीमेल, कि हिंदू फीमेल की सक्सेशन कैसे होगी। और उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फर्स्ट एंट्री में सन, डॉटर, हस्बैंड, अगर प्रॉपर्टी अगर आपकी फीमेल अगर पेरेंट्स से आई हुई है फीमेल, हिंदू फीमेल को, तो उन केस में आपके हस्बैंड को फर्स्ट एंट्री में नहीं काउंट किया जाता है। उसकी प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, अगर किसी हिंदू फीमेल के सन और डॉटर नहीं है, वो इशूलेस है, और वो प्रॉपर्टी जो उसने कहाँ से इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से, तो उसकी प्रॉपर्टी कहाँ चली जाती है, पेरेंट्स के फादर के लीगल हायर में डिवॉल्व हो जाती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि उससे पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कैसे कौन कौन सी होती है फीमेल हिंदू के पास। तो जैसे एक आ गई आपकी जो अदर सोर्सेज जो उसकी एक तो जो उसने इन लॉ से ली है, ठीक है। एक वो प्रॉपर्टी जो उसने पेरेंट से ली है, ठीक है। और अदर प्रॉपर्टी जो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ट्रीट होती है, चाहे वो गिफ्ट से आई हो चाहे किसी भी नेचर से, उनकी सक्सेशन कैसे होगी वो हमने डिस्कस किया अंडर सेक्शन 14-16, ठीक है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो अभी तक हमने जो पढ़ा वो व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड वो तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था और जनरली क्वेश्चन जो है वहीं से आते हैं, बट दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ मेन प्री पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन जो है छोटे बन जाते हैं। What are the general rule of a succession under the Hindu succession act? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार के सामान्य नियम क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9, 18, 19, 20, 21, ठीक है। इनमें कुछ नहीं है, उनमें सिर्फ ऐसा ही है, मान लीजिए कि आप कहीं कार पे जा रहे, कोई ए और बी सन और फादर किसी कार में जा रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, तो एक ही टाइम पे उनकी डेथ होगी, तो किसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि कौन किसने किसकी सक्सेशन की, है ना। या हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, दोनों की डेथ इकट्ठी होगी, तो किसको प्रिज्यूम किया जाएगा किसने किसकी सक्सेशन की, किसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की, ठीक है। मान लीजिए आप सबकी कोई कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, आप कोई एक उसको बेचना चाह रहा है, तो किस तरीके से बेचेगा, क्या वो पहले जो फैमिली मेंबर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली के, क्या वो अदर को पार्टनर जो हैं उनको पूछेगा या नहीं पूछेगा, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। या कोई मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि जब किसी हिंदू मेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो जब डेथ हुई तो बच्चा जो पेट में था, तो उसके क्या राइट्स रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ द फर्स्ट सेक्शन वी आर टेकिंग द सेक्शन 18, वेरी सिंपल सेक्शन, सिंपल सी बात बोलता है कि जो फुल ब्लड है वो आपका क्या करेगा, जो हाफ ब्लड के ऊपर प्रेफर किया जाएगा। जब भी आपकी जैसे कहीं पे भी इनहेरिटेंस हो रही है, सक्सेशन हो रही है, तो उस केस में आपका जो फुल ब्लड है वो क्या करेगा, हाफ ब्लड पे आपका
प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार सक्सेशन में ऐसा हो जाता है कि दोनों जो है साइमल्टेनियसली आके क्या कर लेते हैं, आपके जो है सक्सेशन करने लग पड़ते हैं। तो इन दैट केस आपका क्या रहेगा, जो फुल ब्लड है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। सेक्शन 18 डिक्लेयर्स दैट हायर हु आर रिलेटेड टू एन इंटरस्टेट बाय फुल ब्लड आर टू बी प्रेफर्ड टू दोज रिलेटेड बाय हाफ ब्लड if the nature of the relationship is the same in other respect, ठीक है। तो देखिए फुल ब्लड और हाफ ब्लड, टू पर्सन आर सेड टू रिलेटेड टू ईच अदर। फुल ब्लड कब माने जाते हैं, जब they are descendant from a common ancestor by the same wife. They are descendant from the common ancestor by the same wife, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही माता पिता के बच्चे, they all are the full blood, but हाफ ब्लड क्या हो गया आपका, हाफ ब्लड में वाइफ्स अलग आ गई और डिसेंडेंट जो है सेम आ गए, मतलब फादर सेम बट डिफरेंट वाइफ्स, ठीक है। तो वो आपके हाफ ब्लड्स आ गए। Thus, this rule applies only when the nature of a relationship is the same according to the rule of a preference laid down in the act. It cannot therefore be evoked when a particular here is to be preferred to another under any। देखिए ये तब ही आएगा जब आपका अकॉर्डिंग टू द रूल प्रेफरेंस लेड डाउन इन दैट, जिस तरीके से आपका हमारा जैसे सक्सेशन होती है, जैसे चाहे मेल की सक्सेशन ले लो चाहे फीमेल की सक्सेशन ले लो, उनके केस में जो रूल है वो वैसे ही चलेंगे। बट प्रेफरेंस कब दी जाती है, प्रेफरेंस तब दी जाती है जब वो दोनों साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हो, आपके सक्सेशन कर रहे हो। और अगर रूल के हिसाब से जो है अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए तो वो इक्वली ही होगी, ठीक है। नाउ मोड ऑफ सक्सेशन ऑफ अ टू मोर हियर, मान लीजिए कि आपके दो हियर जो है, जैसे सन डॉटर इकट्ठे जो है आपके किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का वो पर कैपिटा होगा। कीप इन योर माइंड, पर कैपिटा और पर स्ट्राइप ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप गो थ्रू करिए। तो जो जब भी आपका साइमल्टेनियसली आपके दो या दो से ज्यादा जो है क्या लीगल हायर्स जो हैं आपके, अगर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं तो आपका जो पर कैपिटा है उस तरीके से आपकी क्या होगी, इनहेरिटेंस होगी, नो की पर स्ट्राइप्स। बट मान लीजिए कि उनकी आगे कुछ चेन आ जाती है तो उस केस में आपका पर स्ट्रिप्स चलेगी, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, एज ए टेनेंट इन अ कॉमन एंड नॉट एज ए जॉइंट टेनेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एज ए टेनेंट इन कॉमन, टेनेंट इन कॉमन एंड एज ए जॉइंट टेनेंट। देखिए टेनेंट इन कॉमन क्या है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, 5 बंदों ने मिलके, 6 बंदों ने मिलके, 10 बंदों ने मिलके उस 10 मंजिल बिल्डिंग को खरीदा, ठीक है। अब खरीद तो लिया उन्होंने, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा फ्लोर किसका है, तो वो क्या हो गया आपके टेनेंट इन कॉमन, तो वो क्या हो गया आपके टेनेंट इन कॉमन। अब मान लीजिए पार्टीशन हो गई, सबको पता लग गया फर्स्ट फ्लोर मेरा है, सेकंड फ्लोर उसका है, तो वो क्या आ गए, जॉइंट टेनेंट, ठीक है। डिफरेंस क्लियर। नाउ टर्न कैपिटल पर देखिए, नाउ ये तो बात आ गई आपकी सेक्शन 19 तक कि किस तरीके से आपका अगर प्रॉपर्टी को जो है इनहेरिट किया जाएगा, अगर दो साइमल्टेनियसली, दो हियर जो है साइमल्टेनियसली अगर आपका प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, दो या दो से ज्यादा। नाउ अब बात आ जाती है चाइल्ड इन वॉम। मान लीजिए सेक्शन 20 ये बोलता है कि जब आपका बच्चा, जब किसी मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी पत्नी के तो उसकी वाइफ के ने जो है बेबी कंसीव हो चुका है उसके, तो इस केस में क्या होगा आपका, क्या उस बच्चे का जो पेट में है बच्चा उसका राइट है या नहीं है, तो उसके बारे में ये बोलता है कि हाँ उसका राइट है। और अगर सक्सेशन में, उस सक्सेशन में उस बच्चे को उतना ही शेयर रखना पड़ेगा जितना कि अदर को शेयर को पार्टनर का होगा, अदर लीगल हायर का होगा, ठीक है। सिंपल सी बात बोलता है कि
Section 20 enunciate a view which adopted by a most advanced legal system of the world. It lays down that a child who was in the bomb, it lays down that child who was in a bomb, जो बच्चा बॉम्ब में है at the time of the interstate, मतलब जिस बंदे की डेथ हुई है और उसने इंटरस्टेट है, उसकी सक्सेशन ओपन हुई है, who is subsequently born alive, ठीक है। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, उसका जिंदा, उस बच्चे का जिंदा पैदा होना जरूरी है, ठीक है, उस बच्चे का जिंदा पैदा होना जरूरी है। अगर वो जिंदा पैदा नहीं होता है तो सेक्शन 19 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हु इज सब्सिक्वेंटली, क्या बोल रहा है, हु इज सब्सिक्वेंटली बोर्न अलाइव, उसका हैज द सेम राइट, देखिए क्या बोल रहा है, हैज द सेम राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टेट, क्या बोल रहा है, इंटरस्टेट कौन, जिसकी डेथ हुई है, ठीक है। एज द, उसका उतना ही राइट रहेगा प्रॉपर्टी का, उस इंटरस्टेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का, एज इफ ही और शी, देखिए इफ ही और शी का क्या मीनिंग है यहाँ पे, इफ ही और शी का मीनिंग ये रहता है क्योंकि 2000 के बाद क्या आपका, सॉरी 1956 के बाद क्या आपका डॉटर्स को भी इनहेरिटेंस का राइट है, ठीक है। अगर इनहेरिट के लिए, इनहेरिटेंस के लिए ओपन है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो और 2000 के बाद उनको ऑक्यूपेशनल बना दिया गया, ठीक है। तो इसलिए इफ ही और शी लिखा गया, हैड बीन बोर्न बिफोर द डेथ ऑफ द इंटरस्टेट, मतलब उसको ये माना जाएगा कि वो जिंदा है और वो उस इंटरस्टेट पर्सन, आदमी जो डेथ हो गया, उससे, उसकी डेथ होने से पहले वो क्या था, जिंदा था, मतलब प्रज्यूम करेंगे, और शेल प्रज्यूम है और उसको जिंदा करेंगे, जिंदा करने का मतलब है कि वो लाइव है, तो उसका भी क्या बनेगा, वो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, ठीक है। बेसिकली देखिए पर्पस क्या था इस सेक्शन का, दिस सेक्शन एक्सपाउंड अ लीगल फिक्शन दैट राइट ऑफ अ चाइल्ड बोर्न इन justa matrimonia are regarded with reference to the moment of a conception in the womb and not of the actual birth। देखिए क्या बोल रहा है, राइट ऑफ द चिल्ड्रन का कब से आ गया, जिस दिन से वो कंसीव हुआ है, ना कि उसके जन्मदिन से, ठीक है। Such an unborn child in the womb, if later born alive, is treated as if had been born at the time of the death of the intestate, ठीक है। तो ये ट्रीट किया जाता है कि जिस दिन से, जिस दिन इंटरस्टेट की डेथ हुई उस दिन ही वो क्या था, जिंदा था। क्या सेक्शन 19, सेक्शन 20 क्या बोलता है आपका, सेक्शन 20 आपकी इतनी सी बात बोलता है कि जब किसी हिंदू मेल को ही ले लो, यहाँ पे हिंदू मेल की डेथ हो गई, तो जो उसकी वाइफ है, ठीक है, उसकी वाइफ में, उसकी वाइफ ने जो है, मतलब उसकी वाइफ ने बेबी कंसीव हो चुका है, तो उस केस में बॉम्ब में बेबी आ चुका है, तो उस केस में अगर उस हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस बच्चे को क्या मान, उस बच्चे के क्या राइट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो राइट्स इतने हैं, इको बिल्कुल, उसके राइट्स जो हैं बिल्कुल उतने ही इक्वल हैं जितने राइट्स की उसके लिविंग सन या डॉटर के हैं, ठीक है, ये बोल रहा है। बट कंडीशन ये है इसमें कि उसको लाइव जिंदा होना पड़ेगा, अगर वो लाइव नहीं है, अगर वो बच्चा मान लीजिए मिसकैरेज हो जाता है, एनीथिंग, एनी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस केस में उसके कोई राइट नहीं माने जाएंगे, उसको जीरो माना जाएगा, कुछ भी नहीं माना जाएगा। बट अगर वो बर्थ लाइव होता है उसका, तो इन दैट केस उसके इक्वल राइट आ जाएंगे, इक्वल इनहेरिटेंस राइट आ जाएंगे, ठीक है। और प्रिज्यूम ये किया जाएगा कि वो जिस दिन उसकी, उसके जो हिंदू मेल की डेथ हुई, उस इंटरस्टेट की डेथ हुई, उस दिन जो वो है क्या है, वो जिंदा था, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन ए है, उसकी डॉटर है, उसको एक सन है, एक डॉटर है, ठीक है, और एक वाइफ तो है ही है, ठीक है। अब हिंदू मेल ए की डेथ हो जाती है, तो देखिए एक सन आ गया, एक डॉटर आ गया, और एक क्या आ गया, मदर आ गई, तो कितने हिस्से आ गए, 1/3, 1/3, 1/3। पर सेक्शन 20 के हिसाब से क्या बोलता है कि वो बच्चा भी क्या है आपका, उसको भी क्या जिंदा माना जाएगा। तो
एक और आ गया तो फिर कितने टोटल लीगल हायर आ गए आपके 4। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कैसे होगी 1/4 1/4 1/4। ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 20 आपका, ये बोलता है ठीक है कि जिस दिन से वो पैदा हुआ, जिस दिन से वो कंसीव हुआ है, उस दिन से ही उसको क्या माना जाएगा। अच्छा मान लीजिए कि उसको डेथ हो गई और एक ही प्रॉपर्टी के बाद उसको कोई शेयर ही नहीं अलॉट हुआ, उसको शेयर ही नहीं दिया गया, तो वो क्या कर सकता है, जब वो बाद में जब वो अलाइव हो जाएगा, तो जब वो 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या कर सकता है, उसको सक्सेशन को रीओपन करवा सकता है। ठीक है, या लीगल अपने जो आपके ये लीगल उसके लीगल गार्डियन जो होंगे उनके थ्रू जो है, अगर 18 साल का नहीं है तो उनके थ्रू जो क्या करवा सकता है, सक्सेशन ओपन करवा सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 20 कि बच्चा अगर पेट में अगर आ चुका है इंटेस्टेट की डेथ के टाइम तो क्या होगा। नाउ मान लीजिए अब नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस सेक्शन 21। ये बोलता है कि अगर किसी दो लीगल देयर मे बी केस वेयर टू पर्सन या मोर देन टू पर्सन मान सकते हैं आप। एज फॉर इंस्टांस अ हस्बैंड एंड अ वाइफ डाई इन द सेम एयर क्रैश और द सेम शिपव्रेक, तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि कौन पहले मरा और कौन बाद में, क्योंकि सक्सेशन होनी है, एज दिस वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ द सक्सेशन। तो देखिए हमारा सेक्शन 21 बहुत क्लियरली बताता है, provides two person die in a circumstance regarding it uncertain whether either of them and if so which one survived the other, तो then the presumption arise unless the contrary is proved that younger जो होगा, younger of the two survived the elder, मतलब कि जो छोटा होगा वो बाद में मरा और जो बड़ा है वो पहले मरा। ठीक है, क्या जो छोटा है वो पहले मरा, सॉरी छोटा है जो बाद में मरा और जो बड़ा है वो पहले। मान लीजिए सन एंड फादर एंड सन किसी कार क्रैश में डेथ हो जाती है, तो ये माना जाएगा कि फादर जो है उसकी डेथ पहले हुई है और फिर उसकी प्रॉपर्टी को, मतलब उसकी सक्सेशन के लिए उसका सन उसने इनहेरिट की, ये माना प्रिजम्पशन ये मानी जाएगी। बट सपोज मान लीजिए कहीं पे ऐसे उसी एग्जांपल को कैरी ऑन करते हैं, अगर डॉक्टर ने बता दिया कि फादर की सन पहले डेथ हुई है फादर की बाद में हुई है, तो उस केस में आपका सन को उस केस में फिर यहाँ पे सेक्शन 21 नहीं आएगा, क्योंकि क्या, अनलेस कंट्रेरी द कंट्रेरी इज प्रूव्ड बाय द डॉक्टर। ठीक है, बेसिकली देखिए ये चीजें बहुत है, क्योंकि कई बार देखिए आपका कुछ भी एक्सीडेंट्स कैन बी एग्जिस्ट एनी टाइम, तो उस केस में सक्सेशन में डिफिकल्टी ना हो इसलिए सेक्शन 21 को लाया गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या बोली थी, द प्रिजम्पशन कैन ऑफ कोर्स बी रिबटेड बाय लीडिंग एविडेंस टू शो that elder of the two had in fact survived the younger। ठीक है, बट अगर आपके पास एविडेंसेस हैं कुछ ऐसे कि जिसमें ये बता सके कि यंगर की पहले डेथ हुई है, तो वो अनलेस एंड कंट्रेरी जो है वो दे सकते हैं। इट इज ओनली इन द एब्सेंस ऑफ सच एविडेंस दैट कोर्ट, अगर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि यंगर सर्वाइव्ड द एल्डर। ठीक है, कि जो छोटा है उसने सरवाइव किया है बड़े को, मतलब बड़े की डेथ पहले हुई है और छोटे जो एज में जो छोटा है उसकी डेथ बाद में हुई है। ठीक है, दिस इज, क्योंकि देखिए हमारे हिंदू सक्सेशन में देखिए मेल की सक्सेशन कुछ और तरीके से होती है, फीमेल की सक्सेशन कुछ और तरीके से होती है, इसीलिए होचपोच ना हो तो ये सेक्शन 21 दिया गया है आपका। ठीक है, नाउ प्रेफरेंशियल राइट टू द एक्वायर प्रॉपर्टी इन अ सर्टेन केसेस। देखिए बेसिकली क्या बोलता है आपका, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल इतनी सी बात है, जो आपकी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बारे में बात करता है, ये बोलता है देखिए सेक्शन 22 confers on the here as a preferential right to acquire a property, a right which is analogous to the right of a preemption. As a result of this section, an interstate immovable property of an interstate in a beginner have devolved upon two or more here of a class 1 of the schedule. If any such heir desire to dispose of his interest, the other here have a preferential right to purchase such interest.
मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, और वो हिंदू है। अब उसकी प्रॉपर्टी, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, बट उसके दो बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा उस बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहता है और एक बेटा नहीं करना चाहता। तो दूसरा बेटा क्या करता है, तो वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। तो उस केस में उसको उस प्रॉपर्टी को, उस बिजनेस को, अपने अपना जो उसका शेयर है उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले जो जो उसका दूसरा भाई है उसको पूछना पड़ेगा, क्योंकि इज द क्लास वन हियर, उसको पूछना पड़ेगा कि आप तू तो नहीं लेना चाहता इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। द अदर ही हैव अ प्रेफरेंशियल राइट, कि उसको प्रेफर करने का राइट है, उसका प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज उस इंटरेस्ट को, ठीक है। किस इंटरेस्ट को, हम क्या बोल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस बिजनेस को जिसको उसके फादर ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इन अदर वर्ड हम बोले तो ही कैन नॉट सेल हिज इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग टू सेल इट टू अदर हियर ऑफ अ क्लास वन। इसका पर्पस क्या है कि वो कभी भी, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि किसी हिंदू मेल की डेथ हो रही है, उसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, एक बेटा उसके एम्पायर को, उसके बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता है, तो ठीक है। तो जो नहीं करना चाहता वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले पहले किसको, जो उसका जो दूसरा भाई है उसको ऑफर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 22, क्योंकि उस दूसरे भाई का प्रेफरेंशियल राइट है उस प्रॉपर्टी में। अगर वो उसको ऑफर नहीं करेगा तो वो इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट इफ द पार्टीज आर, मान लीजिए कि पार्टी जो है अनेबल है कि अब कौन से राइट या प्राइस पे जो है अब प्रॉपर्टी को बेचा जाए, तो एप्लीकेशन दी जा सकती है कोर्ट को, कि आप जो कोर्ट को डिसाइड करेगा कि क्या जो है राइट आपका, कोर्ट के अकॉर्डिंग जो है क्या राइट जो है आपका प्राइस बनता है उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब उन्हीं दो भाइयों को मान लीजिए वो रेडी हो गए, पर उनके बीच में अब रेट मतलब प्राइस नहीं बन रहा था कि किस प्राइस में वो सेल करें, तो दोनों भाई कोर्ट में जाएंगे या कोर्ट डिसाइड करेगा और उस पे वो सेल कर सकता है, ठीक है। However, the intending purchaser is not bound to pay the price fixed by the court, but if he chooses not to pay such price, he will be liable to pay the cost making the application to the court. Further, it is also provided that if two or more here of a class one wish to purchase such an interest, he offer he highest the price is to be kept. अब मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसी में अगर मान लीजिए तीन भाई हैं, ठीक है, दो भाई कंटिन्यू करना चाहते हैं और एक भाई आपका क्या नहीं करना चाहता है, पर वो डिस्पोज ऑफ करने से पहले उन दोनों को पूछा और दोनों रेडी हो गए कि हम दोनों खरीदेंगे, तो अब उन दोनों में किसको बेची जाएगी, जो हायर प्राइस देगा, ठीक है। ये बोलता है आपका सेक्शन 22। अब देखिए क्या था, नाउ सेक्शन 23 लास्ट आपका सेक्शन, इसमें कुछ नहीं, इसमें इतना सा था कि अगर कोई ड्वेलिंग हाउस है आपका और जो आपकी हिंदू फीमेल है, इट वाज प्रोवाइडेड दैट इफ अ हिंदू डाइंग इन द स्टेट, ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि जो हिंदू फीमेल्स हैं उनके राइट्स जो थे ड्वेलिंग हाउस में सिर्फ कितने थे, सिर्फ रहने के, कि और डॉटर्स के जैसे जो वाइफ्स हैं आपकी ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में, जो वाइफ्स हैं उनके तो थे लाइफ टाइम, बट जो डॉटर्स थी, डॉटर के कब थे राइट, डॉटर के तब तक जब तक वो अनमैरिड और जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। अगर वो मैरिड है तो उस केस में जब अगर वो डेजर्ट कर दी है तो वो जो है ड्वेलिंग हाउस में अपना राइट क्लेम कर सकती है। बट ये सेक्शन 2005 के बाद डिलीट कर दिया गया। डिलीट क्यों किया, क्योंकि डॉटर्स को क्या बना दिया, आपका कोपार्टनर बना दिया। अगर उनको कोपार्टनर बना दिया तो मतलब उनका राइट जो क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट हो गया मतलब उनका ड्वेलिंग हाउस में भी उतना ही शेयर हो गया जितना कि सन का था, ठीक है। तो ये सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं रह जाता, इसलिए कीप इन योर माइंड, जब सेक्शन 2000 जब अब आपकी अमेंडमेंट 2005 आई तो सेक्शन 23 को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो दिस इज द अमेंडेड section of a 2003 it so keep in your mind, this is all about the general rule of succession in the Hindu Succession Act. If you have any question regarding today's lecture, you can make a comment, you can message me. Thank you for giving your valuable time. Thank you all students.